बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 26 नवंबर है। एक साल हो गया उस कत्लेआम को जो किया गया इस्लामाबाद में डी चौक में, और मियां नवाज शरीफ साहब को आज के दिन में लॉन्च किया गया। यानी मियां साहब को आज के दिन ही क्यों बिठाया गया मीडिया पे लाकर? वैसे ये बैरून मुल्क थे। मियां साहब ने लाहौर से पहुँचने के बाद मुलाकातें की हैं उन लोगों से जो इलेक्शन जीतते हैं, और अब PMLN के पास एक सादा अक्सरियत भी है। मैंने आपको बताया था ना थोड़े दिन पहले कि मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर ये ख्वाहिश बार बार अंगड़ाई लेती है कि उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए, और वो बार बार कहते हैं मुझे बनाओ वज़ीर आज़म। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन नहीं सकते, और वो बनना भी नहीं चाहते। इत्तेहादी भी नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते। नवाज शरीफ ज़रा अपना कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं। अगर उन्हें इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें करनी पड़े, तरला मिन्नत करना पड़े, वो उनका मिजाज नहीं है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ को चाहिए थी आज़ादी, और जैसे ही PMLN को सादा अक्सरियत मिली है, तो मैंने आपको ये खबर सबसे पहले दी थी कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के बारे में बातें शुरू हो गई कि जनाब अब तो हम कंफर्ट जोन में आ गए हैं, अब तो हमारा सबसे जो बड़ा लीडर है नवाज शरीफ, उसको लाया जाए और लाकर बनाया जाए वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो मियां साहब ने कपड़े भी वही वाले पहन लिए जो वो वज़ीर आज़म होने के दौरान पहनते थे। ये मियां साहब ने मुलाकात की जीतने वाले उम्मीदवारों से, और मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े लंबे अरसे के बाद मुंह खोला। और अगर कोई उम्मीद मियां साहब से बाकी थी ना जमहूरियत की, इंसानियत की, वो भी खत्म हो गई। झूठ का एक पिंडार मियां साहब के मुंह से निकला और हर तरफ ऐसे फैल गया जैसे स्मेल फैल जाती है। मियां साहब ने इतने झूठ बोले अपनी छोटी सी टॉक के अंदर, इतने झूठ बोले मियां साहब ने कि तबाही फेर दी। मिसाल के तौर पे मियां साहब ने कहा कि मुनाफकत, बदतमीजी, दंगा, फसाद, फितना, ये उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि जनाब ये तो बड़ी बदतमीजी करते हैं, बड़ी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ज़रा मियां साहब की साहबजादी की ज़बान आप मुलाहिजा फरमाइए और फिर देखिए कि मियां साहब ने क्या कहा। क्या ऐसी ज़बान इमरान खान ने बोली? ये ज़रा सुने आप। गाली गलौज, बदतमीजी की सियासत छोड़ो। मंशियात ज़्यादा शख्स, ज़हनी मरीज, बदबूदार, गंद, घटिया आदमी, उधर देखा है, नौसरबाज, मकरूह किरदार, बंदर है, उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा होता, बद किरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, नशे की हालत में होता है, चूहे की तरह, फितना खान, बद तहजीब शख्स, शैयों का पता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। मंशियात ज़्यादा दिमाग के फैसले। गाली गलौज, बदतमीजी की सियासत छोड़ो, अपनी बेटी भी छुपाते हो। मंशियात ज़्यादा शख्स, गीदड़ देखा है, फितने गीदड़, बुज़दिल खान फितना है, को गीदड़ कहते हैं, जिसने सियासत को दुश्मनी में बदला, गालियों में बदला, लोगों को। अच्छा जी, ये कोई और तो नहीं है, नवाज शरीफ की बेटी है। इसने मुंह से इतना गंद उगला, इतना गंद उगला, ये सुना भी नहीं जा रहा था। तो ये नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को क्या सिखाया? नवाज शरीफ साहब, आप बदतमीजी का ताना देते हैं दूसरों को। आपकी अपनी ज़बान कितनी गंदी थी आपको याद है? मैं याद दिलाऊं आपको, जब आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ गंदी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से, जहाज़ों से फेंकवाते थे। मैं याद दिलाऊं आपको कि आप औरतों के बारे में, ख़वातीन के बारे में किस तरह के जुमले बोलते थे। मैं याद दिलाऊं आपको आपने पीली टैक्सी किसको कहा था। मियां साहब, मैं याद दिलाऊं आपको कि आपने अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले किसको कहा था। मियां साहब, आपकी इतनी घटिया और गंदी ज़ुबान है, और ऐसी घटिया सियासत आपने पाकिस्तान में की है, जर्नैलों के जूते पॉलिश कर कर के। अब आप सक्के सवितरे होकर नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना एहतजाज किया वो जुल्म के खिलाफ किया है, जबर के खिलाफ किया है, और आप जुल्म और जबर के साथी हैं, बल्कि आप उसके बेनिफिशरी हैं। अब मियां साहब ने एक और झूठ बोला। देखिए, झूठ के ऊपर झूठ मियां साहब ने बोला और तबाही फेर दी। मियां साहब ने एक और झूठ बोला, और इस झूठ में मियां साहब फरमाते हैं कि जनाब महंगाई इमरान खान 39% तक ले गया, जबकि हम तो महंगाई बहुत थोड़ी छोड़कर गए थे। तो अब जरा ये आदादो शुमार निकाल लें, और ये आदादो शुमार सरकारी हैं। ये कोई ऐसे आदादो शुमार नहीं है जो मैं आपको बनाकर दे रहा हूं, ये सरकारी आदादो शुमार है, और ये मैंने ही रिपोर्ट किया था पाकिस्तान के सारे मीडिया के साथ मिलकर कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया 2023 में। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है अप्रैल के आगाज में 2022 में। उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई 12% थी, 12% महंगाई थी, और उसके रीजन बहुत सारे मल्टीपल थे। इमरान खान को 3 साल की हुकूमत मिली पाकिस्तान में, जिनमें से 1.5 साल से ज़्यादा कोरोना वायरस रहा, लेकिन इसके बावजूद वो माशी तरक्की को 6% तक एवरेज ले गया।
2 साल लगातार मुआशी तरक्की 6% तक पाकिस्तान की चलती रही। ये इमरान खान का बहुत बड़ा कारनामा था। पाकिस्तान में खुशहाली आ रही थी। पाकिस्तान का किसान बड़े लंबे अरसे के बाद खुश था। पाकिस्तान के ताजिर खुश थे। पाकिस्तान की जितने भी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जितने भी लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं, खास तौर पे जो आपकी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, वो बहुत खुश थे। वहां पे तो अब कारकुन नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए, इतना ज्यादा काम पाकिस्तान को मिल रहा था। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की रिकॉर्ड बढ़ रही थी। आईटी सेक्टर में पाकिस्तान ऊपर जा रहा था। बेशुमार और चीजें हैं, रोजगार लोगों को मिल रहा था। ये सारी चीजें इमरान खान के दौर में हो रही थी। फिर अप्रैल के आगाज में आपने जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम और ये सारी फौज के साथ मिलकर आपने इमरान खान साहब का तख्ता उलट दिया और फिर 2 नंबरी करके इमरान खान साहब के बंदे तोड़कर हॉर्स ट्रेडिंग करके आप अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। तो मियां साहब जब आपने अपनी हुकूमत बनाई तो उस वक्त इमरान खान साहब जो महंगाई छोड़कर गए थे वो 12% थी। डॉलर की कीमत लगभग 180 रुपए फी डॉलर था और जो अब पहुंच गया तकरीबन 350 रुपए या इससे भी शायद ऊपर चला जाता है, बादों का 300 से भी क्रॉस कर गया था। पेट्रोल वो 150 रुपए का छोड़ के गया था, आज 350 रुपए है। तो इमरान खान के बाद तो आपने तबाही फेरी है। बिजली की कीमत कई गुना बढ़ा दी, गैस की कीमत तो बढ़ाते बढ़ाते तबाही फेर दी आपने। हर चीज की कीमत पाकिस्तान में आपने कई गुना बढ़ाई है। 16 रुपए वाला यूनिट पाकिस्तान में 50 रुपए का मिलता रहा, ये आप लोगों ने किया है। और जो गैस की कीमत है वो कई 100% आप लोगों ने बढ़ा दी है और अभी फिर बढ़ाई है दोबारा से गैस की कीमत। तो मियां साहब ये जो आपका दावा है कि 39% पर महंगाई इमरान खान लेकर गया, तो ये जरा आप डाटा देखिए। 39% पे जो महंगाई गई है, ये गई है मई 2023 में। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? 9 मई हुआ था, याद है आपको? मई का महीना कितना बुरा था पाकिस्तान के लिए, जब महंगाई जो है ये अप्रैल मई जून ये वो वाले महीने हैं जब महंगाई पाकिस्तान में बढ़ते बढ़ते 39% तक पहुंच गई थी। और इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आज़म कौन था? शहबाज शरीफ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वजीर खजाना कौन था जिसके जरिए से निज़ाम चलाया जा रहा था? इसाक डार। और इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम को कंट्रोल कौन कर रहा था? शहबाज शरीफ और इसाक डार, जबकि पीपल्स पार्टी इनकी साथी थी। तो मियां साहब फिर आपने झूठ बोला और आपका झूठ पकड़ा गया मौके पर ही। मियां साहब पर्ची लेके पढ़ते रहे और अजीब अजीब बातें करते रहे। यहां मियां साहब ने एक और बात की कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं था, बल्कि उसको लाने वाले ज्यादा बड़े मुजरिम थे। अब जरा देखिए इमरान खान को लाया कौन? इमरान खान को तो पब्लिक लेकर आई थी। इमरान खान को तो बहुत वोट पड़ा था 2018 के इलेक्शन में और ये सारी दुनिया जानती है। ये जरूर है कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, उनसे कुछ फायदा उठाया और अपनी हुकूमत बनाने में उनसे मदद ली, लेकिन हुकूमत तो बन इमरान खान की रही थी, आपकी तो बन ही नहीं रही थी। मियां साहब आपका तो बयानिया ही नहीं बिक रहा था। सारे के सारे जितने भी सर्वे थे वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ये इलेक्शन जीत जाएगा। ये सबको पता था कि इमरान खान ने इलेक्शन जीतना है और वो इलेक्शन जीत गया। धांधली तो हुई 2024 के इलेक्शन में, जो पाकिस्तान की तारीख की खौफनाक तरीन धांधली है। लेकिन मियां साहब अब डाल रहे हैं जजों पे, जर्नैलों पे कि जनाब ये इमरान खान को लेकर आए थे, वो बड़े मुजरिम थे। ये नवाज शरीफ कह रहा है। अब जरा मैं बताता हूं, सन 1982 में मियां साहब आप लाहौर की गलियों में फिरते थे और आपको गवर्नर हाउस बुलाकर सूबाई वजारतें किसने दी थी? मुजरिम तो वो भी है, उस मुजरिम को कौन पकड़ेगा? फिर 1985 में गैर जमाती सिलेक्शन से नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब किसने बनाया? मियां साहब, उनको भी पकड़ना चाहिए। गवर्नर हाउस आपको जर्नैलों ने बुलाया था ना मियां साहब, जर्नैलों ने बुला के जनरल जलानी ने उसकी गोद में आप बैठ गए, आपके वालिद साहब ने आपको उन्हें दे दिया कि जनाब ये बच्चा आप गोद ले लें। आपको गोद ले लिया जर्नैलों ने और आपको मुख्तलिफ वजारतें दे दी। उसके बाद मियां साहब उन्होंने आपको जनाब गैर जमाती इलेक्शन करवा के वजीर आला पंजाब बना दिया। और उसके बाद ISI ने 88 में ये बाकायदा आपका इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनवाया और ये चीजें अदालतों में साबित हो चुकी हैं। फिर मियां नवाज शरीफ साहब को जनाब वजीर आला बनवा दिया गया एक मरतबा। फिर इन मुजरिमों का क्या करना है? 90 में नवाज शरीफ को वजीर आजम सेलेक्ट करवाया गया, उन मुजरिमों का क्या करना है? 97 में आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 2/3 अक्सरियत दिलवा दी। फिर आपको NRO देकर परवेज मुशर्रफ ने जद्दा में सुरूर पैलेस में भिजवा दिया। मियां साहब उन मुजरिमों का क्या करना है? फिर दोबारा NRO लेकर आप और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में वापस आ गए, उन मुजरिमों का क्या करना है? और फिर इमरान खान की हुकूमत को जिस तरह गिराया गया, इसकी गवाही फजल रहमान देते हैं, इसकी गवाही ANP के लोग बोल चुके, इसकी गवाही हर वो आदमी बोल चुका है जो इस गंदे खेल का हिस्सा था। सब लोग अब बताते रहते हैं कि जनाब फलानी ये किया, बल्कि अब तो मिफ्ता इस्माइल भी बोलते हैं, मोहम्मद जुबैर बोलते हैं जो इसका हिस्सा थे, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी भी बात करते हैं जो साबिक वजीर आजम है
कि कैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक खेल खेला और वो खेल खेलकर इमरान खान साहब का हुकूमत गिराया गया, और इसके अंदर सबसे घटिया और गंदा रोल आपके खानदान ने और जरदारी खानदान ने मिलकर प्ले किया। तो मियां साहब इन सारों का क्या करना है? ये जो हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई थी नदीम अंजुम के साथ मिलकर, इन दोनों का क्या करना है मियां साहब? आप यानी मुल्क के ऊपर 40 साल तक पीपल्स पार्टी और आपने हुक्मरानी की है, और आज भी आप लोगों की हुक्मरानी है। आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। बाकी पाकिस्तान के लगभग 40 साल पाकिस्तान के डिक्टेटर खा गए, उनका भी कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका है? उस इमरान खान का जो 3 साल के लिए आया, जिसमें 1.5 साल तक एक बदतरीन कोरोना वायरस रहा और 2 साल उसने पाकिस्तान की मईशत को तारीख के अंदर बेहतरीन सतह के ऊपर रखा। तो मियां साहब ये तो इमरान खान के तो लोगों को पैर धो के पीने चाहिए। जिस तरह का हुक्मरानी आपने किया पाकिस्तान में, जैसी तबाही आपने फेरी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में करप्शन और लूटमार का आप लोगों ने बाजार गर्म किया मियां साहब, इस तरह तो इमरान खान आप लोगों के सामने बहुत बड़ा फरिश्ता है। अब नाजरीन यहां पे एक और चीज देखें कि 26 नवंबर के पेश नजर मियां नवाज शरीफ को लॉन्च किया गया ताकि जो है ना वो तवज्जो हटाई जा सके। रोजाना एक नया कट्टा खोल देते हैं जब तक कि आसिम मुनीर साहब का मसला हल नहीं हो जाता, और इस दफा इतना बड़ा कट्टा खोल दिया है कि हर तरफ झूठ और वबा फैल गई है। मियां साहब कम से कम आप अपने हलके के फॉर्म 45 देख लें निकाल के, एक दफा देख लें इस कौम के कहने पे। जिस हलके में आपको इलेक्शन जितवाया गया यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में, सिर्फ उस हलके के फॉर्म 45 एक मरतबा मियां साहब उठाकर देख लें। कोई भी गैरतमंद सियासतदान होगा ना तो शर्म से मर जाएगा या खुदकुशी कर लेगा शर्म से कि यार ये मैंने क्या किया, ये मैंने कौन सा गूं खा लिया जो मियां साहब आपने खा लिया। और ये जो आपको जिताए हुए लोग लाकर दिए, यहां तो इमरान खान ने बाइकआउट किया हुआ था एक आधी सीट को छोड़कर, और उस सीट पे जैसे आप इलेक्शन जीते हैं वो भी सारी दुनिया जानती है। अब नाजरीन मियां साहब को जरा क्योंकि बहुत शौक चढ़ा मईशत का, तो हम चंद चीजें उनके सामने रखते हैं। ये 4-5 अखबारी खबरें हैं, ये द ट्रिब्यून ने लिखी हैं, अरब न्यूज ने लिखी हैं, अल जजीरा ने लिखी हैं। अभी गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा किया गया, लेकिन देखें पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आती है ना, बैरूनी इन्वेस्टमेंट या अंदरूनी इन्वेस्टमेंट, वो 50 साल की कम तरीन सतह पे है। ये मियां साहब आपके भाई ने और आपकी बेटी ने रल के ये गंद मारा है आपके मालिकों के साथ मिलकर। फिर नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट रेजेस टू 7.1%। पाकिस्तान में पिछले 21 साल में कभी इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी बेरोजगारी आपने कर दी मियां साहब। तबाही फेर दी आपने बेरोजगारी के मैदान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी के आपने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए मियां साहब, इमरान खान के दौर से बहुत बुरा। फिर जो आप वर्ल्ड बैंक का जो एक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि पाकिस्तानी 44% से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानी हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, और ये डाटा सैलाब आने से पहले का है। ये जो इस साल सैलाब आया जिसमें किसी ने किसी को नहीं संभाला, इस सैलाब के बाद तो सूरत और ज्यादा खराब है। फिर साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 6.5% आपके जीडीपी का करप्शन की नजर चला जाता है। 5300 अरब की कहानी तो मियां साहब अभी आई है IMF की रिपोर्ट के अंदर। SIFC जैसा घटिया इदारा आप लोगों ने जूते पॉलिश कर करके बना दिया, और उसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। सिर्फ आप मियां साहब ये देखें कि पाकिस्तान में जुल्म, जबर, फस्तायत, धांधली, ये सारी चीजें करके आपको हासिल क्या हो? आप एक इलेक्शन भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर आज नहीं लड़ सकते। नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तो मेरे से भी आगे निकल गए। बिल्कुल मियां साहब निकल गए, जूते पॉलिश करने में वो आपसे बहुत आगे निकल गए, खुशामद में वो आपसे बहुत आगे निकल गए। वाकई एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी में आपके भाई और आपकी बेटी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके खानदान के पास था, आज भी आपके खानदान के पास है, और मुझे लगता है कि जूते पॉलिश करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद आइंदा भी शरीफ खानदान के पास ही रहेगा। जरदारी खानदान पूरी कोशिश के बावजूद ये नहीं कर पाएगा। नाजरीन, कामरान टिसोरी जो गवर्नर था सिंध का, आपने देखा नाचने वाला गवर्नर, आपने देखा होगा डांस टूंस भी कर लेता है। अब जब दिल करता है मेंबर पे बैठ जाता है, जब दिल करता है नाच वाच लेता है। नाचने वाला गवर्नर है, जबरदस्त आदमी, अच्छा इंटरटेनर था। कभी किचन में घुस जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। गवर्नर के पास करने के लिए होता क्या बेचारे के पास? वैसे भी वो जिन लोगों ने उसको लाया था उन लोगों की इंटरटेनमेंट का ही काम कर रहा था। बहरहाल कामरान टिसोरी से इस्तीफा तलब कर लिया वज़ीर आज़म ने। एक खबर आई है, अभी इसकी कंफर्मेशन, बाकी चीज़ें आ जाएंगी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपने बंदे लेकर आएंगे, उन्हें बनाएंगे जनाब गवर्नर,
और अपना काम करेंगे। कंफर्ट जोन में जो आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब के अंदर भी ख्वाहिश पनपना शुरू हो गई है। वैसे पीएमएलएन को या तो डूब के मर जाना चाहिए या नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहिए, क्योंकि सादा अक्सरियत उनके पास है, अब उनके हाथ बंधे हुए नहीं है। वो शहबाज शरीफ साहब को हटाएं और नवाज शरीफ को लाके वज़ीर-ए-आज़म बनाएं, ताकि मियाँ साहब ने जड़ा सप कटना वो कट लें। यानी ये जुल्म और बर्बरियत जो कर रहा है मियाँ नवाज शरीफ, पर्दे के पीछे बैठकर, सामने आकर बैठकर करे ना, ये चुप चुप के क्या करना है। दूसरा नाज़रीन, GSP प्लस के हवाले से खबर है। ये स्टेटस पाकिस्तानियों को ये मौका देता है कि वो यूरोप की मंडियों में अपना सामान जब भेजते हैं तो उस पर पाकिस्तानियों को टैक्सेस नहीं पड़ते, पाकिस्तानियों को काफ़ी बचत हो जाती है और पाकिस्तानी मुकाबले में आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए यूरोपीय यूनियन की कुछ शराइत होती हैं। अब एक खबर ये आई है कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, मॉनिटरिंग मिशन फैसला करेगा, जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है। मॉनिटरिंग मिशन दीगर मामलात के अलावा पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियों, सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों, जबरी गुमशुदगियों और हुकूमती सख्तियों का भी जायजा लेगा। ये नाज़रीन GSP प्लस स्टेटस क्या पाकिस्तान के पास रहेगा? देखिए, उसूली तौर पे अगर इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो पाकिस्तान इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता। पाकिस्तान ने इस खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा बर्बरियत की है, इंसानों का कत्लेआम किया है। पाकिस्तानी रियासत ने लोगों से उनके हुकूक छीने हैं, मैंडेट छीना है, जबरी गुमशुदगियाँ की हैं, लोगों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया है और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ खुलेआम की है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। मारंग बलोच समेत बेशुमार खवातीन को जेलों में बंद रखा हुआ है। ये सारा कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि GSP प्लस स्टेटस इनसे जाएगा। उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि इस वक्त इसराइल जो है वो पाकिस्तान से बहुत खुश है। जो पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान हैं वो इसराइल को और डोनाल्ड ट्रंप को, यानी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखने में काफ़ी हद तक कामयाब हैं। और ये गवाही जो है वो इसराइल के अखबारात भी वक्तन फ़वक्तन देते रहते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप भी ये बताता रहता है कि वो आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से कितना खुश है और कितना उसको अच्छा लगता है इन लोगों की मौजूदगी में। लिहाजा इस किस्म के जो स्टेटस हैं वो पाकिस्तान से चले जाएं तो मुझे हैरत होगी। यानी मुझे हैरत होगी कि जो यूरोप का निज़ाम है वो क्या इतना ही ज़बरदस्त है कि उन्हें यह लगा कि यहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं तो उन्होंने एक स्टेटस वापस ले लिया। मुझे हैरत होगी इस बात पे, क्योंकि उन्हें ये वापस लेना नहीं चाहिए। इस वक्त पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका और इसराइल की खुशनुदी हासिल कर चुकी है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में इस किस्म का स्टेटस अगर चला जाता है तो मुझे वाकई हैरत होगी। नादरीन, 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ था उसके हवाले से बहुत सारे सबूत और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी मंजर आम पे हैं। एक चीज़ तो साबित हुई कि इस हुकूमत ने किसी भी लेवल तक जाने का फ़ैसला किया और ये अभी भी जा रही है। वो ये कहते हैं कि दोबारा आएंगे, दोबारा भी हम कत्लेआम कर देंगे, जो 26 नवंबर को हुआ हम दोबारा भी कर देंगे। DG ISPR ने बाद में ये कहा कि क़यादत क्योंकि भाग रही थी तो उन्होंने मलबा डाल दिया कि जनाब वहाँ लाशें गिर गई हैं, बंदे मर गए। DG ISPR ने इस तरह की बात की थी। हालांकि बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, कम से कम 14 लोगों की लाशें तो लोगों ने दफनाई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब नाकाम रही इस मामले में इंसाफ लेने में, या इस मामले को आलमी सतह पे या पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे इस मामले को उठाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम रही है। मुझे ये कहने में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। वजह यह है कि इमरान खान साहब ने एक ज़िले शाह को उठाकर इनके गले में डाल दिया था। इमरान खान साहब ने ज़िले शाह के कत्ल के बाद जिस तरीके से उसका मुकदमा उठाया था, ये हुकूमत घबरा गई थी। लेकिन इतने सारे कत्लों के बाद इमरान खान साहब की पार्टी इस मामले को हुकूमत के खाते में नहीं डाल सकी और आज भी हुकूमत अपना प्रोपेगेंडा करती है, आज भी हुकूमत अपनी बातें करती है, पाकिस्तान का मीडिया वो चलाता है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाए सोशल मीडिया के कहीं और इस मामले को रजिस्टर करने या उठाने के काबिल नहीं है। ख़ास तौर पर आप ये देखें ना कि अदालत के अंदर क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत जो है वकला के पास है और आज तक वकील अदालत से एक FIR का ऑर्डर नहीं ले सके। 26 नवंबर का कत्लेआम हुआ, लाशें मौजूद हैं, उनके लवाहिकीन मौजूद हैं, वो बयानात देते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई मुकदमा दर्ज करवाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जिनमें ज़्यादातर वकील हैं वो अभी भी नाकाम है। नादरीन, अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।